हाय एवरीवन, ये हमारी चैप्टर 6 की फर्स्ट वीडियो है एंड इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर जो यहाँ मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे इस चैप्टर के क्वेश्चंस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस चैप्टर की जो लैंग्वेज है उसके लिए। ये ज्योमेट्रिकल चैप्टर है तो ये सारे कॉन्सेप्ट उससे रिलेटेड है। इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं? लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, एंड एंगल्स एंड आर्म्स एंड वर्टेक्स, देन एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि तरह तरह के एंगल्स, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो सब कितने वैरायटी ऑफ एंगल्स हैं। देन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो जब ये कॉन्सेप्ट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताती जाऊँगी। उसके बेसिस पे समझ लो इस चैप्टर का फाउंडेशन है ये वीडियो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और हम इस चैप्टर में इनको कैसे डील करने वाले हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, ऐसे देखो कि सबसे पहले हम लाइन को देखते हैं। ये हमारी लाइन है, ठीक है, हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया। लाइन के अंदर ये जो दो एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इंडिकेट करते हैं, ये हमें बताते हैं कि ये कभी ख़त्म ही नहीं होती है। यानी कि आपने इधर जो एरो बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन ऐसे चलती जाएगी, चलती जाएगी और चलती जाएगी। बट एरो सिर्फ इसलिए बना देते हैं कि हम इसको पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम पेपर के बाहर तो जा नहीं सकते। तो एरो एक तरीके से सिर्फ हमें ये बताने के लिए होता है कि ये ख़त्म नहीं हुई है, ये आगे है, बट हमने एरो बना के इसको इंडिकेट कर दिया है। ठीक है, सो इट नेवर एंड्स, इट गोज़ ऑन। अब इस लाइन का अगर एक छोटा सा हिस्सा लें, कोई भी एक छोटा सा हिस्सा ऐसे काट दिया, तो ये जो बीच का हिस्सा आया, ये यहाँ पे बना दिया हमने, ये भी, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन को काटा, उसका कोई भी छोटा हिस्सा लिया तो वो लाइन सेगमेंट बन गया। ठीक है, ऐसे भी देखो, इस लाइन में से अगर ये हिस्सा काटा तो ये लाइन सेगमेंट है, ये कट कर दिया, ये लाइन सेगमेंट है, ये बीच का ये भी एक लाइन सेगमेंट है। तो ये सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। तो लाइन सेगमेंट इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ लाइन। ओके, अब हम करते हैं रे। रे क्या है? रे के अंदर हमेशा एक पॉइंट से स्टार्ट होता है एंड दूसरा जो उसका सिरा है, दूसरा जो उसका कॉर्नर है, या ऐसे समझो कि कहाँ जाके ख़त्म होगी, इस बात को अगर हम बोलें तो ये ख़त्म नहीं होती है, चलती जाती है। इसीलिए इसके एक तरफ एरो आ गया। ठीक है, तो अब हम अगर बात करें इन तीनों में डिफरेंस क्या हमें पता चला, इन तीनों में हमें मालूम पड़ा। सबसे पहली बात ये कि लाइन सेगमेंट के अंदर दो एंड पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से? ए और बी। लाइन के अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, क्योंकि ये बोथ साइड, दोनों साइड एरो है इसमें, तो ये ना लेफ़्ट से ख़त्म होगी ना राइट से, दोनों साइड से ये चलती चली आती है। रे के अंदर एक ही एंड पॉइंट होता है, इसको वैसे हम बोलते हैं ओनली वन एंड पॉइंट। इसको ये वाला, इसको हम एक्चुअली इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट होती है। ठीक है, बट कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलते हैं ओनली वन एंड पॉइंट। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में, अच्छा एक और बात, ए जो लाइन सेगमेंट है, अगर मुझे इसका नाम लिखना हो तो मैं ए बी लिख के इसके ऊपर ऐसे एक लाइन सेगमेंट बना देती हूँ। अगर हमें लाइन लिखना हो तो हम इसके ए बी के ऊपर बना के उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और जब हम रे बनाते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अगर सपोज़ रे ए बी नहीं, हम लिखते बी ए और ऐसे, यानी कि ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये हमेशा इनिशियल पॉइंट होता है, बी जो सबसे पहले लिखा था। यहाँ पर ए हमारा इनिशियल पॉइंट था, क्योंकि ए से हमारी रे स्टार्ट हो रही थी। ओके, ये क्लियर है? तो अब इस चैप्टर में क्या होगा कि हम ए बी ही लिखेंगे, चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे रे हो। इस चैप्टर में हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा चूज़ किया है, और हम अब से ये अलग अलग तरीके से जो लिखा था ये नहीं फॉलो करेंगे।
ठीक है, एक ही कॉमन हमने कर दिया ए बी। ओके, चलो ये हमारे हो गए लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे। चलो अब हम करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वैसे तो ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बट मैं उससे पहले आपको एक ये वर्ड दिखाना चाहती हूँ, लीनियर। लीनियर वर्ड को जब भी आप मैथ्स में देखें तो आप इसको कोरिलेट करना स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स होते हैं जो कि एक ही लाइन का हिस्सा होते हैं, यानी कि उनको ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये जो 3 पॉइंट्स हैं, जब इनको ज्वाइन करते हैं एक स्ट्रेट लाइन आती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बात हमेशा 3 पॉइंट्स को लेकर होगी, 4 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। द कंडीशन इज़ दे शुड ऑलवेज बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक लाइन के ऊपर से ही, एक लाइन पर ही आएंगे सारे पॉइंट्स। अब नॉन कोलिनियर में क्या हुआ, हमने ये देखो 3 पॉइंट्स दिए हैं, जब मैंने इनको ज्वाइन करने की कोशिश की तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन पाई, कुछ और बन गया, ट्रायंगल बन गया। या फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे मेरे पास ये 4 पॉइंट है, अब हम इसको ज्वाइन करते हैं, बड़े सारे तरीके हो सकते हैं इसको ज्वाइन करने के। तो ये फिर से स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, फिर से ट्रायंगल ही बना। अगर ये ऐसे होता तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं हुए। तो कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर का डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। कोलिनियर पॉइंट्स ऑलवेज लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, बस सिंपल। चलो नेक्स्ट करते हैं एंगल, आर्म्स एंड वर्टेक्स। ओके, सो यहाँ पर एंगल्स आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो बहुत समय से। हम यहाँ पे क्विकली आर्म्स और वर्टेक्स को रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ये वर्ड्स यूज़ होंगे बार बार। तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, जैसे कि ये एक एंगल हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइड, ये जो है, ये आर्म है इसका, और ये इसका दूसरा आर्म है। यानी कि अगर मैं आर्म्स के नाम लिखूं तो होगा ओ ए एन ओ बी। ओके, इसमें दूसरे वाले एंगल में यहाँ पे एंगल बना 75 डिग्री, यहाँ पे आर्म का नाम हो गया पी क्यू पी आर, ठीक है। हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट वो रहना चाहिए जहाँ से आपकी रे स्टार्ट होती है। ओ ए भी रे है, ओ बी भी यहाँ पे रे है। अब जो ये पॉइंट ओ आ रहा है इधर और जो पॉइंट पी आ रहा है इधर, ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टेक्स हैं, यानी कि जहाँ पर आपके 2 आर्म्स जाकर मीट करें, जैसे कि ये, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्म्स एंड वर्टेक्स। चलो अब हम करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पे जो एंगल बना है हमारा, ये वाला एंगल, ये क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है, तो ये एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या एंगल है, 55 डिग्रीज। तो कोई भी एंगल मैंने यहाँ पे लेस देन 90 डिग्री लगाया है, इसका मतलब 90 डिग्री भी अगर हो गया तो वो एक्यूट नहीं कहलाएगा, 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 90 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे हम उसको, राइट एंगल। कोई भी एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री है वो क्या हो गया, राइट एंगल, ठीक है। अब हम आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एनी एंगल विच इज़ मोर देन 90 डिग्री, मैंने क्या बोला, मोर देन 90 डिग्री, उसका नाम हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, इसकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा 90 डिग्री जब होता है तो राइट एंगल होता है, उससे ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज है। तो अब सवाल उठता है कि 180 हो गया तो क्या कहेंगे। जैसे ही वो 180 को टच करेगा उसका नाम बदल जाएगा और वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 से कम और 90 से ज़्यादा इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। अब अगर 180 से ज़्यादा हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो उसका नाम हो गया रिफ्लेक्स एंगल। चलो हम एक छोटी सी वीडियो देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एक एंगल एक्यूट से 90 डिग्री, राइट एंगल से ऑब्ट्यूज एंगल से स्ट्रेट एंगल से रिफ्लेक्स एंगल, ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। ये कैसे हो रहा है चेंज, यहाँ देखो। अब ये हमारा एंगल मूव करना शुरू हुआ, अभी ये एक्यूट है क्योंकि 90 से कम है, अब ये 90 होने वाला है, ये हमारा हो गया
90 क्रॉस कर गया तो अब ये ऑब्ट्यूज़ की कैटेगरी में आ गया। अब ये 180 होने वाला है। अब ये 180 डिग्री हो गया। अब ये 180 से ज़्यादा हो गया तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इस तरह से ये सारे एंगल्स हैं इसी ऑर्डर में। चलो अब हम करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये वो एंगल्स हैं जिनका सम हमेशा 90 डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये है 44 डिग्रीज़, देखो 44 डिग्रीज़, और यहाँ पे है 46 डिग्रीज़। तो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ गया 90 डिग्रीज़। तो जिन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आया तो उसको हमने बोला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों एंगल्स हमेशा अलग अलग हों। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक ही फिगर का पार्ट हो, जैसे कि यहाँ है ये एंगल और ये एंगल, जब इनको ऐड किया गया तो ये देखो टोटल कितना आ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, सो जब उनको ऐड करने से 90 डिग्री आए, चाहे वो सेपरेट फिगर्स हो चाहे वो सेम फिगर का हिस्सा हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब हम करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये वो एंगल्स हैं जिनको ऐड करने से 180 डिग्री आता है। देखो यहाँ पर 120 डिग्रीज़ है। अब मैंने बोला कि एक और ऐसा एंगल जिसको इसमें ऐड किया जाए तो हमारे पास आ जाए 180 डिग्री, तो वो क्या हो सकता है 60 डिग्रीज़। सो हमारे पास आ गया 120 + 60 = 180। तो इन दिस केस ये दोनों एंगल्स जो हैं सप्लीमेंट्री हो गए। ठीक है, अगर इस 120 को इस 59 से ऐड करते तो हमारे पास 179 आता, जो कि 180 नहीं है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं बनता इसके साथ। ठीक है, इसलिए 180 होना ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर इस फिगर में ये एंगल और ये एंगल दोनों को ऐड करते हैं तो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, और हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने होते हैं 180 डिग्री। सो इन दोनों को ऐड करने से भी 180 आ रहा है, तो ये दोनों एंगल्स भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इस फिगर में देखो ये एंगल और ये एंगल देखने से लग रहा है कि सप्लीमेंट्री है, बट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो सम है, इनको ऐड करने से कितना आ रहा है 181 डिग्रीज़, और आना कितना चाहिए ओनली 180 डिग्रीज़। सो ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलो अब हम करते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स को ऐसे समझो जैसे हम अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना, नेबर्स, हमारे घर के पड़ोस में कोई रहता है, नेबर, साथ वाला। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स भी कुछ कुछ वैसे ही हैं कि इस एंगल 1 का एडजेसेंट एंगल हो गया 2। यहाँ पे एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, ये एक दूसरे के साथ साथ हैं। ठीक है, एक और सिचुएशन लेते हैं, ये वाली। यहाँ पे ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि एक दूसरे के साथ हैं। कैसे पता चला साथ है? इन दोनों के पास एक कॉमन आर्म है। ये देखो इन दोनों के बीच में कॉमन आर्म है एंड कॉमन वर्टेक्स भी है। इन्होंने भी क्या शेयर किया हुआ है? कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म। आप किसी को अपना पड़ोसी तब बोलते हो ना जब वो आपके साथ एक कॉमन दीवार शेयर करता है, तब बोलते हैं मेरा नेक्स्ट डोर नेबर है, मेरा पड़ोसी है। ऐसे ही इनके पास भी कुछ कॉमन दीवार है, किस फॉर्म में? एक आर्म और एक वर्टेक्स के फॉर्म में। ठीक है, चलो इस फिगर में देखते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से हुए। पहले हम इनको नाम दे देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो अब बताओ एंगल 1 का पड़ोसी कौन हुआ? एंगल 1 के 2 नेबर्स हैं। कौन कौन से? एंगल 2 एंड एंगल 4। क्योंकि 1 एंड 4 जब देखते हैं तो ये कॉमन आर्म हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। जब 1 एंड 2 देखते हैं तो ये कॉमन आर्म हो गया और ये वर्टेक्स हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि एंगल 3 के एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? तो क्या आंसर होगा? एंगल 4। एंड एंगल 3 का एडजेसेंट और कौन सा हुआ? एंगल 2। ऐसे। ठीक है, सो एंगल एडजेसेंट एंगल्स के लिए हमें उनके बीच में एक कॉमन आर्म, एक कॉमन वर्टेक्स चाहिए। ये कंडीशन है, तो वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ओके, एक वीडियो देखते हैं। ये जो वीडियो है इसके अंदर हमने दिखाया
कि एक स्ट्रेट लाइन थी, उसके ऊपर दो एंगल्स बने हुए हैं। अब देखो ये आर्म घूम रहा है, बट हमेशा उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है। तो इसको हम बोलते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब फिर से लीनियर क्यों बोला? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। मैंने बताया था ना, लीनियर वर्ड आते हैं आपके दिमाग में एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। पेयर क्यों बोला? क्योंकि दो एंगल्स बन रहे हैं। एंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स द सम इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। यहाँ वीडियो में हम देख सकते हैं कि आर्म किधर भी घूम जाए, लीनियर स्ट्रेट लाइन होने के कारण दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री है। ध्यान से देख लो आप वीडियो। देखो 90 + 90, 110 + 70, 125 + 55, कुछ भी करो 180, 130 + 50, 180 डिग्री आएगा। सो दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। प्रॉपर्टी क्या है? द सम इज 180 डिग्री। ठीक है, चलो एक और वीडियो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ देखो मैंने दो डबल लाइन मार्क करी हैं, तो वो दोनों एंगल्स हमेशा इक्वल आएंगे। अब देखो बहुत तरीके से घुमाया जाएगा, वॉच करना। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। देखो 132, 132, 150, 151, 29, 29, 135, 135, 76, 76, 103, 103। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये फिगर देखो, 103, 103 इक्वल है, 77, 77 इक्वल है। मैं एक बार और प्ले करती हूँ, आप देखिए। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। हम इससे पिछली वीडियो में ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पढ़ा। और यहाँ पे एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ये एंगल और ये वाला एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। इसको मैं 1 और 2 लिख लेती हूँ, इसको 3 और 4 लिख लेती हूँ। तो अभी जो हम वीडियो देख रहे थे उसके अकॉर्डिंगली एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज़ इक्वल टू एंगल 4। हमेशा इट्स ऑलवेज ट्रू। ठीक है, सो ये जो दो लाइंस आई हैं, लाइंस का नाम हम इसको L और इसको M रख देते हैं। सो L एंड M आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे को काटना, बस इतनी सी बात है। एक दूसरे को कट कर रही है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और L और M क्या है? इनके नाम है लाइंस के। ठीक है, यहाँ पे हमने लाइंस के नाम सपोज रखे M और N। यहाँ पे M और N लाइंस कितना भी आप इनको लंबा कर लो, ये मीट नहीं करेंगी, कट ही नहीं करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। तो हम लिखेंगे M इज़ पैरेलल टू N, और इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं M पैरेलल टू N, ऐसे। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ज्योमेट्री के अंदर, ये जो दो डबल एरो दिख रहे हैं, ये विजुअली यानी कि आंखों से बिना किसी स्टेटमेंट के आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर सपोज़ मैं दो लाइन बनाती ऐसे, अब ये दोनों लाइनें तो आगे, अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो मुझे पता है मेंटली कि ये कहीं ना कहीं जाके एक दूसरे को कट करेंगी। तो मैं यहाँ पर ये दो एरोज़ नहीं बना सकती, ऐसे नहीं बनाऊँगी, ये हो जाएगा गलत। ये तभी बनाएंगे जब लाइंस पैरेलल हो, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। समझ में आ गया? तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने सीखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को करना, ताकि हम एक्सरसाइज कर पाएँ। हमने इस पूरी वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय।